Hi everyone, I am Sagar Gupta from Mathura Commerce Classes। जैसे कि हम सभी यहाँ पर आज डिस्कस करने वाले हैं BST कॉमर्स फैकल्टी में सेकेंड सब्जेक्ट है, जो थियोरेटिकल सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट आपको है बिजनेस स्टडीज है। क्या बोलेंगे उसको? बिजनेस स्टडीज, जिसको हिंदी में बोला जाता है व्यवसायिक अध्ययन, और शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोलेंगे BST। ओके, बिजनेस स्टडीज को हम लोग आज अध्ययन करने वाले हैं। बिजनेस स्टडीज में लेसन 1 है। बिजनेस स्टडीज में लेसन 1 आपको हो जाएगा ये व्यवसाय की प्रकृति एवं उद्देश्य हो जाएगा। व्यवसाय की प्रकृति एवं उद्देश्य, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। तो यहां पर हम लोग आएंगे, पहले व्यवसाय के बारे में समझेंगे, और व्यवसाय को परिभाषित करने से पहले हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन का देखेंगे बिजनेस स्टडीज का। देखिए, जैसे कि पहला मैं ऊपर में लिखा हूं क्या कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज इक्वल टू बिजनेस प्लस प्रोफेशन प्लस एम्प्लॉयमेंट। इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हिंदी में बोलेंगे आर्थिक क्रियाएं। आर्थिक क्रियाएं बराबर हो जाएगा व्यवसाय जोड़ पेशा जोड़ रोजगार। रोजगार का ही दूसरा नाम है सेवाएं, उसको सर्विस भी कह सकते हैं हम लोग, एम्प्लॉयमेंट को। देखिए, यानी कि मानव का जो जीवन है ना, वो अर्थ प्रधान जीवन है। मानव का जीवन जो है अर्थ प्रधान जीवन है। मतलब ठीक ही कहा गया है, जैसे कि व्यवसाय में एक भाषा कहा गया, अर्थस्य पुरुषो दास। जैसे कि मैं यहां बोर्ड पर भी लिखा हूं, अर्थस्य पुरुषो दास। इसका मतलब क्या होता है कि मनुष्य अर्थ का दास है। यानी जो पुरुष है किसका दास है? अर्थ का दास है। क्योंकि वह अपने यानी कि अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए आर्थिक क्रियाएं करता है, और वह क्रियाएं करने से उसे क्या होती है? धन की उपलब्धि होती है, धन प्राप्त होते हैं, जिससे वे, धन का मतलब यानी कि मुद्रा प्राप्त होते हैं, रुपया पैसा, ठीक है, उनसे वो अपने आजीविका को चलाते हैं। यानी प्रत्येक व्यक्ति को जीविकोपार्जन हेतु कुछ न कुछ कार्य करने होते हैं। उसकी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति होना क्या है? परमावश्यक है। उसके बिना उसका जीवन क्या है? व्यतीत होना संभव नहीं है, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन को यापन करने के लिए उसे कुछ न कुछ करने की जरूरत है, और वही कुछ न कुछ कार्य या एक्टिविटीज वो उसका आर्थिक क्रिया कहलाएगा। जैसे कि एक प्रोफेसर है व्हीलर। प्रोफेसर जो व्हीलर है वो कहते हैं, प्रोफेसर व्हीलर का जो स्टेटमेंट है, यानी कि बिजनेस लाइक वेदर। बिजनेस यानी कि व्यवसाय लाइक वेदर यानी मौसम की भांति है। इज विथ अस एवरी डे, जो हमारे साथ प्रतिदिन चलती है, जो हमारे साथ हर या हमेशा बोलिए उसको, या प्रतिदिन चलती है। यानी मौसम के भांति व्यवसाय भी, यानी मौसम की भांति यानी मौसम की तरह व्यवसाय भी सदैव हमारे साथ रहता है। यानी मौसम की भांति व्यवसाय भी सदैव हमारे साथ क्या होता है? रहता है। यानी कि बिजनेस लाइक वेदर इज विथ अस एवरी डे। यानी इसका मतलब क्या बता दिया? यानी कि मौसम के भांति व्यवसाय भी सदैव हमारे साथ रहता है। और ये स्टेटमेंट किसका है दोस्तों? ये स्टेटमेंट है अकॉर्डिंग टू व्हीलर। व्हीलर का स्टेटमेंट है। व्हीलर क्या है? एक प्रबंधक है, यानी कि एक प्रोफेसर इसको बोलिए। तो ये हो गया। हर मनुष्य यानी कि प्रत्येक व्यक्ति प्रातः काल से लेकर संध्या काल तक, यानी सुबह से लेकर शाम तक अपने जीविका को जीवित रखने के लिए, अपनी जीविका को चलाने के लिए कुछ न कुछ कार्य करते हैं। और बहुत से व्यक्ति होते हैं जो कार्य करते हैं, वे तरह तरह का कार्य करते हैं। जैसे कि मैं ही अपना एक एग्जांपल देता हूं, मुझसे संबंधित मैं एक व्यक्ति हूं, मुझे किस किस व्यक्तियों की जरूरत है? तो मुझे एक मतलब कहने का मतलब एक टीचर की जरूरत है, एक प्रोफेसर की जरूरत है, उसके बाद में एक हलवाई की जरूरत है। जैसे हमारे घर में शुभ कार्य हुआ, तो शुभ कार्य में
भोजन पकाने के लिए हलवाई की जरूरत होती है, क्योंकि संख्या उसकी अधिक आती है। और फिर उसके बाद में हजाम की जरूरत है, मैं अपने बाल को कटवाने के लिए मुझे बाल कटवाना होता है, तो मुझे क्या हजाम के पास जाना होता है कि मैं खुद से काट लूंगा। ये खुद से काटना मेरे बस की बात नहीं है, ये मुझसे संभव नहीं हो सकता। जो प्रोफेशनल व्यक्ति है, जो इस कार्य को जानते हैं, वही इस कार्य को कर सकते हैं। उसी प्रकार मोची हो जाएगा, यानी कि कोबलर भी कहने का मतलब है कि जूता सिलता है, चप्पल सिलता है और पॉलिश करता है, तो उसका काम वही है, वही वह उस कार्य को कर सकता है, अन्यथा अदर पर्सन नहीं कर सकता है, हम लोग खुद से नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार से कहने का मतलब है कि डॉक्टर जो हमारे चिकित्सक होते हैं, वो हमारे इलाज को करते हैं। जब हम लोग अस्वस्थ हो जाते हैं तो हम अपने ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर के पास आते हैं। उसी प्रकार ये सब प्रोफेशनल व्यक्ति है। फिर उसके बाद में हलवाई हो गया, दर्जी हो गया। दर्जी का भी हमारे जीवन में महत्व है, क्योंकि जो हम अपने तन पर वस्त्र पहनते हैं वो दर्जी के माध्यम से ही सिला जाता है क्या। तो इस सब का ये हमारे जीवन में क्या है, जरूरत है। तो ये सब क्या है, व्यवसाय है। कहने का मतलब है कि गली नुक्कड़ में एक पान का दुकान भी होता है, वो भी एक व्यवसाय कर रहा है। एक बड़ा व्यापारी होता है, रिलायंस इंडस्ट्रीज, वो भी एक व्यवसाय ही कर रहा है। तो इसमें फर्क आ जाता है। यही है कि छोटे पैमाने पर, बड़े पैमाने पर, मतलब लार्ज स्केल पे। तो कहने का मतलब ये हो गया। तो हर कोई व्यक्ति जो अपने जीविका को चलाने के लिए कुछ ना कुछ करता है, उसका वह आर्थिक क्रिया कहलाता है। वह कार्य क्या कहलाएगा, आर्थिक क्रिया कहलाएगा। ये हो गया। अब देखिए कि मतलब कि ये हो गया। अब देखिए मानवीय क्रियाएं, जो मानव जो कार्य करता है उस क्रिया को हम दो भाग में बांटे हैं। मानव की जो क्रियाएं हैं उस क्रिया को हमने दो भाग में बांटा है। पहला भाग है इसका आर्थिक क्रिया, यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटी। दूसरा भाग है अनार्थिक क्रिया, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ओके, तो आर्थिक क्रियाएं उन क्रिया को कहा जाता है, वे क्रियाएं होते हैं जो धन से संबंधित होते हैं। किससे संबंधित होते हैं, धन से संबंधित होते हैं। ओके, और अनार्थिक क्रियाएं वे होते हैं जो धन से संबंधित नहीं होते हैं, जिसके लिए हम लोग अपना कार्य करते तो हैं, लेकिन वो मेरा धन अर्जन करना वो कार्य नहीं होता है। देखिए, तो मनुष्य वे क्रियाएं, जैसे कि आर्थिक क्रियाएं का परिभाषा अगर लिखना हो तो आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं, आर्थिक क्रिया से आप क्या समझते हैं। अगर इसका मुझे परिभाषा लिखना हो तो मैं यह परिभाषा लिखूंगा। मैं बोल रहा हूं, आप लोग सुनकर लिख भी सकते हैं कि मनुष्य की वे क्रियाएं, मनुष्य की वे सभी क्रियाएं जो धन उत्पादन, विनिमय, वितरण और उपभोग से संबंधित है। मतलब कि उत्पादन, विनिमय, वितरण और उपभोग से संबंधित है, आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। जैसे एक एग्जांपल में ले लेते हैं, किसान द्वारा खेत में हल चलाना बोला गया। किसान द्वारा खेत में हल चलाना धन का उत्पादन करना है। किसका उत्पादन करना है, धन का उत्पादन करना है। और दुकानदार द्वारा ग्राहकों को वस्तु बेचना, यानी माल बेचना, धन का विनिमय। एक धन जाएगा तो एक धन आएगा, क्या, तो धन का विनिमय हो जाएगा। वस्त्र पहनना, धन का उपभोग हो जाएगा। जब हम लोग किसी वस्तु को खरीदते हैं और उसका उपभोग कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, धन का उपभोग हो गया। मालिक द्वारा कर्मचारियों का वेतन देना। ओके, उसके बाद में पूंजीपति को उधार, यानी पूंजीपति को उधार ली हुई पूंजी पर ब्याज देना आदि। मतलब ये पूंजीपति को उधार ली हुई पूंजी ब्याज पर देना, ये धन का वितरण हो गया। हम लोग पैसा बांटे तो धन का क्या हो गया, वितरण हो गया ये। तो ये सभी इत्यादि, ये सभी क्रियाएं क्या कहलाएंगे, आर्थिक क्रियाएं कहलाएंगे। ओके, यानी कि जिन क्रियाओं को मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की प्रेरणा से करता है। किससे करता है, प्रेरणा से करता है। जो धन कमाने के उद्देश्य से की जाती है, या जिनको मुद्रा में मापा जा सकता है, वे क्या कहलाएंगे, आर्थिक क्रिया कहलाएंगे। और जिनका क्या होता है, मुद्रा से प्रत्यक्ष संबंध होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है उसका। हो गया। उसके बाद एक अनार्थिक क्रिया का एग्जांपल ले लेंगे। अनार्थिक क्रिया, देखिए, मनुष्य की वे सभी क्रियाएं जो धन के उत्पादन, विनिमय, वितरण या उपभोग से संबंधित नहीं होता है, जिनके पीछे मानव आवश्यकताओं की प्रेरणा नहीं होती है,
जिनको धन कमाने के उद्देश्य से नहीं किया जाता है और जिन्हें मुद्रा के पैमाने से नहीं मापा जा सकता है, ये सभी क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं अनार्थिक क्रिया कहलाएगी। क्या कहलाएगी? अनार्थिक क्रिया, यानी कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ओके, तो उदाहरण के लिए देख लीजिए, इसमें उदाहरण मैं ले लूंगा, माँ द्वारा अपने बच्चों का लालन पालन करना, यानी कि पालन पोषण करना। क्या माँ अपने बच्चों को पालन पोषण करती है तो उससे धन का अर्जन होता है? नहीं। मनोरंजन के लिए क्रिकेट खेलना, ये भी से भी क्या होगा? धन का उत्पादन नहीं है। और मानसिक शांति के लिए हम लोग ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, तो इससे भी धन का उत्पादन नहीं है। और कर्तव्य की भावना से पत्नी अपनी पति की सेवा करती है, तो ये भी क्या है? क्रिया अनार्थिक क्रिया ही है, यानी कि गैर आर्थिक क्रिया बोलिए तो अनार्थिक क्रिया बोलिए तो दोनों सेम ही है, यानी कि ये सब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो जाएगा। सीधी सी बात है, जिस क्रिया को करने में धन न प्राप्त हो वह क्या होगा? अनार्थिक क्रिया, यानी गैर आर्थिक क्रिया कहलाएगा। ओके, अब देखिए, यानी कि क्रियाओं को आर्थिक और अनार्थिक श्रेणियों में रखने का आधार, जैसे कि आर्थिक और अनार्थिक क्रियाओं के वर्गीकरण के आधार से संबंधित निम्न बात ध्यान देंगे। पहला है जैसे कि क्रिया का प्रयोजन अथवा उद्देश्य, मतलब जो क्रिया करते हैं उसका उद्देश्य क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या है उसका, उसकी क्रिया का उद्देश्य समझना जरूरी है। यदि एक ही क्रिया को भिन्न भिन्न उद्देश्यों से संपन्न किया जाए तो वही एक स्थान पर आर्थिक हो जाएगा और दूसरे स्थान पर अनार्थिक हो जाएगा। जैसे कि उदाहरण के लिए एक स्पष्ट रूप से बताते हैं कि एक फुटबॉल का खिलाड़ी अगर मनोरंजन के लिए खेलता है, अगर एक फुटबॉल का खिलाड़ी है मनोरंजन के लिए खेलता है तो वह अनार्थिक यानी कि गैर आर्थिक क्रिया कहलाएगा। और वही पारिश्रमिक लेकर खेलता है, यानी कि वेतन लेकर, कुछ श्रमिक के मतलब कुछ चार्जेस लेकर खेलता है, तो वह क्या हो जाएगा? आर्थिक क्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आर्थिक क्रिया हो जाएगा। अब एक क्रिया का धन से प्रत्यक्ष संबंध होता है, यानी कि डायरेक्शन रिलेशन ऑफ एक्टिविटीज, यानी कि डायरेक्शन में बोल रहा हूं कि डायरेक्ट रिलेशन ऑफ एक्टिविटी विथ वेल्थ। वेल्थ मीन्स क्या होता है? संपत्ति होता है। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो वेल्थ को मतलब स्वास्थ्य समझ लेंगे, नहीं हेल्थ, जैसे हेल्थ HEALTH, हेल्थ का मतलब स्वास्थ्य है, और इसका मतलब क्या होता है? वेल्थ का मतलब संपत्ति होता है। क्या होता है? संपत्ति। ध्यान में रखेंगे। तो कहने का मतलब वे सभी क्रियाएं जिनका धन से प्रत्यक्ष संबंध होता है आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। ये पहले भी कहा जा चुका है। और इनके पीछे क्या आर्थिक प्रयोजन यानी कि उद्देश्य होता है। और ऐसी क्रियाओं का मूल्यांकन द्रव्य के मापदंड से किया जा सकता है। और इसके विपरीत वे सभी क्रियाएं अनार्थिक क्रिया कहलाएंगी जिनका धन से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है। उदाहरण के लिए मैं क्या बताया था? माँ के द्वारा बच्चों का लालन पालन करना, पालन पोषण करना। और दूसरा क्या है? जैसे कि एक और एग्जांपल ले लेंगे। अगर उदाहरण में एक नर्स घर पर कार्य करना, एक नर्स का घर पर कार्य करना, वह अस्पताल में कार्य करना, दोनों में अंतर आ जाएगा। घर पर कार्य करना आर्थिक क्रिया है और उसके बाद इसके बदले में कुछ उसे प्राप्त नहीं होता है, इसके बदले में उसे कुछ प्राप्त नहीं होता है। मतलब जब वही नर्स एक अस्पताल में यानी गवर्नमेंट अस्पताल में काम करेगी तो उसको क्या होगा? धन की प्राप्ति होगी। धन की प्राप्ति होगी तो वह आर्थिक क्रिया हो जाएगी। ओके, अब देखिए, अब हम लोग क्रिया की वैधानिकता को समझेंगे, यानी कि लीगलिटी ऑफ द एक्टिविटी, यानी क्रिया की वैधानिकता, यानी धन से संबंधित वे सभी क्रियाएं जो राज्य के वैधानिक नियमों का उल्लंघन नहीं करती है आर्थिक क्रिया कहलाती है। उदाहरण के लिए घूसखोरी, चोर बाजारी, चोरी, डकैती आदि सभी क्रियाओं का उद्देश्य आर्थिक है, लाभ है, परंतु ऐसी क्रियाओं में वैधानिकता का अभाव होने के कारण इन्हें अनार्थिक क्रिया की संज्ञा दी गई है। मतलब इसको हम लोग मतलब कि इलीगल मानेंगे। क्या मानेंगे? इलीगल मानेंगे। गवर्नमेंट थोड़ी कहती है, गवर्नमेंट घूसखोर को एम्प्लॉयमेंट देती है क्या? चोरी करने वाले को एम्प्लॉयमेंट देती है क्या? मतलब वो रोजगार देती है? नहीं, ये गलत बात। तो चोरी करना चोर के लिए आर्थिक है, लेकिन समाज की नजर में, सरकार की नजर में क्या है?
वैधानिक का अभाव है, ये इलीगल वर्क हो जाएगा, इसलिए इसको हम लोग वैधानिकता किया, वैधानिकता अभाव होने के कारण इसे हम लोग अनार्थिक क्रिया की संज्ञा दे सकते हैं। हो गया। अब देखिए नेक्स्ट है जैसे कि व्यवसाय। तो बिजनेस का हिंदी मतलब होता है, बिजनेस को व्यवसाय बोलिए, व्यापार बोलिए, ठीक है। फिर उसके बाद में प्रोफेशन यानी कि पेशेवर व्यक्ति होता है, प्रोफेशन यानी कि पेशा, प्रोफेशन को हिंदी में क्या कहेंगे, पेशा। उसके बाद में एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है रोजगार। एम्प्लॉयमेंट का दूसरा नाम क्या होता है, सर्विस यानी कि सेवा। तो देखिए, तो व्यवसाय है क्या, व्यवसाय का परिभाषा भी आप लोग लिख सकते हैं सुन करके। तो व्यवसाय के अंतर्गत यानी कि व्यवसाय के अंतर्गत उन सभी आर्थिक क्रियाओं को शामिल किया जाता है जो वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन एवं वितरण के लिए की जाती है और जिनका उद्देश्य लाभ कमाना होता है। जिनका उद्देश्य क्या होता है, लाभ कमाना होता है, तथा जो निजी अथवा सार्वजनिक संस्थाओं के माध्यम से स्वतंत्रता पूर्वक एवं नियमित रूप से की जाती है, स्वतंत्रता पूर्वक एवं नियमित रूप से की जाती है। यानी कि व्यवसाय के अंतर्गत उन सभी मानवीय आर्थिक क्रियाओं को शामिल किया जाता है जो वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन एवं वितरण के लिए की जाती है और जिनका उद्देश्य क्या होता है, लाभ कमाना होता है। व्यवसाय निजी भी हो सकता है, सार्वजनिक भी हो सकता है। और है दूसरा नंबर है क्या, पेशा। यानी कि देखिए, पेशा वह धंधा है जिसमें एक व्यक्ति अपने विशिष्ट ज्ञान और प्रशिक्षण के आधार पर अन्य व्यक्तियों की व्यक्तिगत सेवा करता है। जैसे कि सिविल सर्विसेज में यूपीएससी कैंडिडेट में हो जाएंगे, जैसे कि आईएएस ऑफिसर हो जाते हैं, आईपीएस होते हैं, जो कि एक क्या है, मतलब कि पेशेवर व्यक्ति है, ऑफिसर है, लेकिन उनका काम क्या है, लोगों की सेवा करना, तो पेशेवर व्यक्ति कहलाएंगे। डाकघर के ऑफिसर भी क्या कहलाएंगे, पेशेवर व्यक्ति कहलाएंगे, तो उनका काम क्या है, लोगों की सेवा करना। डॉक्टर का भी वर्क होता है क्या, लोगों की सेवा करना। तो ये सभी क्या है, डॉक्टर, वकील, पोस्टमैन और उसके शिक्षक, प्रोफेसर्स, ये सभी क्या है, ये ETC। जैसे कि अब हजाम भी ले लेंगे, हजाम का भी काम क्या है, लोगों की सेवा करना। तो ये सभी क्या है, पेशेवर व्यक्ति हो जाएंगे। इन लोगों का क्या होता है, विशिष्ट ज्ञान होता है और प्रशिक्षण मिलता है, उसके आधार पर अन्य व्यक्तियों की व्यक्तिगत सेवा करता है। ओके, अब है रोजगार, देखेंगे हम लोग। तो रोजगार यानी कि एम्प्लॉयमेंट। तो वे व्यक्ति रोजगार या नौकरी में आते हैं जो एक विशिष्ट समझौते के अधीन मासिक, साप्ताहिक, त्रैमासिक तो तिमाही हो गया, लेकिन मासिक, साप्ताहिक और डेली वेजेज पर मतलब क्या होता है, वेतन पाते हैं, काम करते हैं और किसी व्यक्ति अथवा संस्था के अधीन उनके निर्देश में काम करते हैं। जो रोजगार में आते हैं, एम्प्लॉयमेंट में आते हैं, वे किसी के निर्देश पर काम करते हैं। जैसे कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय ही है, जैसे कि एक आईएएस अफसर है, जिसको मतलब उसको क्या होगा, एक तो अपने स्वतंत्र रूप से काम तो करना ही है, लेकिन गवर्नमेंट का जो क्या होता है, पॉलिसी आता है, उसको जनता तक, नीचे के स्तर तक, ग्रामीण स्तर तक पहुंचाना उसका काम है। तो वो भी एक हो गया निर्देश का पालन करना, जो इसके माध्यम से जैसे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, उनके मंत्री जो ऑर्डर देंगे उनको निर्वहन करना है एक जिलाधिकारी को। तो जिलाधिकारी भी क्या है, एक मतलब एम्प्लॉयमेंट है, यानी कि वो अपने आप में मतलब क्या है, वो व्यक्ति जो रोजगार पाया है, जैसे कि वो एक जिलाधिकारी बन गया तो रोजगार को पा लिया। बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो रोजगार को नहीं पाए हैं, अपने आप में बिजनेस करके बैठे हैं, तो स्वयं रोजगार उत्पन्न किए। ओके, तो पेशेवर व्यक्ति भी नौकरी कर सकते हैं और गैर पेशेवर भी नौकरी कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि पेशेवर व्यक्ति ही सिर्फ नौकरी कर सकता है, पेशेवर और गैर पेशेवर दोनों नौकरी कर सकता है। ओके, तो ये हो गया रोजगार से संबंधित। रोजगार का डिफिनेशन बहुत से है, लेकिन हम लोग यहाँ पर इतना ही देखेंगे। ओके, देखिए, जैसे कि आर्थिक एवं अनार्थिक क्रियाओं में अंतर एक स्पष्ट रूप से मैं बताता हूँ थोड़ा सा। जैसे कि संबंध क्या है, आर्थिक क्रिया धन की प्राप्ति से संबंधित होती है और अनार्थिक क्रियाएं धन की प्राप्ति से संबंधित नहीं होती है। उद्देश्य क्या है, आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य धन कमाकर जीविका चलाने से होता है
और अनार्थिक क्रियाओं का उद्देश्य जीविका के लिए धन कमाने से नहीं होता है। मापदंड क्या है? आर्थिक क्रियाओं का मापदंड मुद्रा होता है और अनार्थिक क्रियाओं का मापदंड मुद्रा नहीं होता है। प्रेरणा स्रोत यानी आर्थिक क्रियाओं का प्रेरणा स्रोत आवश्यकताओं की संतुष्टि होती है, यानी कि आर्थिक क्रियाओं का प्रेरणा स्रोत आवश्यकताओं की संतुष्टि होती है और अनार्थिक क्रियाओं का प्रेरणा स्रोत भावनाओं से संबंधित होती है। और क्रियाओं के प्रकार जैसे कि आर्थिक क्रियाएं में आ जाएगा व्यवसाय, पेशा, रोजगार। आर्थिक क्रियाओं के विभिन्न प्रकार हैं। कोई आपसे पूछे कि आर्थिक क्रिया के कितने प्रकार हैं, तो बोलेंगे 3, यानी कि व्यवसाय, रोजगार और पेशा। और अनार्थिक क्रियाओं का केवल एक ही स्वरूप होता है, वह है समाज सेवा। तो ये हो गया आपका बिजनेस यानी BST से रिलेटेड हो गया। तो आज हम लोग इस वीडियो में इतना ही रहने देंगे। इस वीडियो में इतना ही आप लोगों के लिए रहेगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में लेसन 1 का ही सेकेंड वीडियो बनेगा। उस सेकेंड वीडियो में हम लोग आगे डिस्कस कर देंगे कैरेक्टरिस्टिक में, मतलब जो व्यवसाय का कैरेक्टरिस्टिक होता है, उसका उद्देश्य होता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। और यहाँ पर तो हम लोग आर्थिक क्रिया और अनार्थिक क्रिया यानी कि गैर आर्थिक क्रिया भी उसे कहेंगे, और व्यवसाय, रोजगार, पेशा के बारे में समझा यहाँ पर। और यहाँ पर व्यवसाय की प्रकृति और उद्देश्य हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही रहेगा इस वीडियो में इतना ही रहेगा। और आप लोग इसको मतलब देखकर नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं और घर बैठे एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, दिस मच, थैंक यू वेरी मच।